फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की, यानी भेल की। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी है। 2-3 दिन की तेजी के बाद आज फिर से ब्रेक लगा। तो ऐसे में हमें कुछ ऐसे क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए जो वाकई में आगे जाके मल्टी बैगर बन सकते हैं। तो अगर ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय में वाकई में भेल है जो आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट का एक बड़ा डिसीजन है जो इस भेल के शेयर को कई गुना बढ़ा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे, साथ में इनके प्रदर्शन को भी डिस्कस करेंगे, यानी पिछले दिनों इन्होंने कैसा रिजल्ट पेश किया है, साथ में इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या क्या कंपनी काम कर रही है और आने वाले समय में कंपनी किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है और क्या आने वाले समय में जो यहाँ पे आपको देखो जो निवेश है कई दिनों से लोगों का नहीं बढ़ा, प्राइस भी नीचे आई है, तो क्या यहाँ पे तेजी से प्राइस बढ़ने की संभावना बनेगी। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को देख लेते हैं। तो अभी 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 46.15 पर है, जहाँ पे 0.44% की तेजी है। तो बाजार में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक में तेजी बनी हुई है। उसके पीछे वजह की खरीदारी हो रही है निचले लेवल से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक काफ़ी ऊपर के जाके आया हुआ है। 2007 की बात करें तो ये 366 के आसपास स्टॉक था, यानी 400 के आसपास स्टॉक गया था। फिर काफ़ी गिरावट हुई क्योंकि इसके कारोबार में भी में गिरावट दिखाई दी, लॉस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा हुआ। अभी फिलहाल की बात करें तो 3 अप्रैल 2020 को जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उस समय ये गिरते हुए 20 रुपीज़ के आसपास आ गया था। तो काफ़ी नीचे स्टॉक आया था। उसके बाद फिर से जो इसने बाउंस बैक दिया और स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो लगभग 80 के आसपास गया था। 11 जून को ये 76 था। तो अब आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से लगभग आधी कीमत में मिल रहा है। एंट्री यहाँ पे बिल्कुल की जा सकती है। यहाँ पे इसकी देखें तो 41.40 50 रुपये का लो है और 80 इसका 50 रुपये का, ये फिलहाल स्टॉक 46 के आसपास है। अब यहाँ पे भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें तो यह हैवी मशीनरीज बनाती है कंपनी। बहुत सारे बड़े मशीनरीज के साथ में इनका कामकाज अगर आप देखो तो हर सेक्टर में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी पावर सेक्टर में कामकाज करती है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और न्यूक्लियर पावर प्लांट सबके लिए मशीनरीज बना के देती है। साथ में अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी एरोस्पेस के लिए, डिफेंस सिस्टम के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारे मशीनरीज बना के देती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी टर्बाइंस बनाती है, स्टीम बनाती है, ट्रांसफार्मर्स भी बनाते हैं बड़े से बड़े, और सामने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी कामकाज है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। कंपनी आप देखोगे तो रेलवे के लिए इंजन बनाती है, मोनोप्लेन भी बनाती है कंपनी, साथ में कंपनी सुपर रैपिड गन बनाती है। अब आप देख सकते हो कि कंपनी का पोर्टफोलियो कितना मजबूत है। और यहाँ पे जिस तरह से लगातार बहुत सारे नए निर्णय लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, सरकार को टेंशन होने लगी है क्योंकि हमारे जितने वेपन हैं हम रसिया से खरीदते हैं, और ऐसे में जब युद्ध शुरू हो गया तो हमारी जो हथियार है वो आने बंद हो गए। साथ में हमारा मेंटेनेंस था वो भी बंद हो गया क्योंकि वो सारी की सारी मेंटेनेंस भी उनके जिम्मे होती है। तो ऐसे में अब गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि जितने भी वेपन बने वो मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बनाए जाए, स्वदेशी बनाए जाए। और धीरे धीरे उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो हमारा इंपोर्ट किया जाता है वेपन वो सारा बंद किया जाए, यानी बाय ग्लोबल की श्रेणी को समाप्त किया जाए। और लगभग 68% जो हमारे सैन्य उपकरण है वो तो इंडियन हो चुके हैं, मतलब स्वदेशीकरण उनका हो चुका है। और अब धीरे धीरे जो है पूरे इंडिया में ही ये सारे वेपन बनने शुरू हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में भेल के लिए अपॉर्चुनिटी खुल चुकी है, क्योंकि भेल रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत सारे वेपन बना के दे रही है। ऐसे में अगर आप देखोगे तो इसका कारोबार बढ़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत सारे वेपन बना के देती है। तो ऐसे में जब गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया कि सारे के सारे इंडिया में बनेंगे, तो इस फैसले के बाद में यहाँ पे कारोबार में ज़बरदस्त वृद्धि की संभावना बनेगी। तो यही मौका है जब आप भेल में निवेश करें, आने वाले समय में आपको बम्पर रिटर्न मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, सरकार ने कहा है कि अब जो रक्षा बजट के लिए जो रखा गया वो पूरा का पूरा कैपिटल का जो आवंटन है अब वो भारत में ही खर्च होगा और इसका फ़ायदा इंडिया को ही मिलेगा। तो विदेशों में जो पैसा जाता है वो इंडिया में ही रहेगा। तो एक तरह से बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है और इस निर्णय की वजह से आने वाले समय भेल के कारोबार में हमें वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो आप इस सेक्टर के इस धुरंधर खिलाड़ी में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी आप समझ ही सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी काम करी है और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सरकार ने राहत के द्वार खोले हुए हैं। और सरकार चाहती है कि आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट का जो इंस्टॉलेशन है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हो। तो ऐसे में इसका
जो रोल बढ़ने वाला है भेल का उस क्षेत्र में भी, तो आप समझ सकते हो कि ये कंपनी कमाल करेगी और ये मौका है जब इसमें निवेश करें। मुझे लगता है आने वाले समय में आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है। अगर हम इसके फंडामेंटल चेक करें तो मार्केट कैप इसका 16,000 करोड़ रुपीज़ का है, पी रेशियो इसका 35.90 है, और अगर आप इसका पीबी देखो तो 0.60 है, इंडस्ट्रीज पी 50.16 है, डेप्ट टू इक्विटी 0.18 है, आरओई इसका 1.70 है और ईपीएस 1.28 है। डिविडेंड 2.81% का कंपनी देती है, लगातार आपको डिविडेंड भी देती है कंपनी। बुक वैल्यू इसकी 76.12 है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हो ये अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा नीचे है, तो कभी भी इसमें तेज़ी की संभावना तो बनेगी ही बनेगी। और यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है, निवेश के बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे इसके रिवेन्यू को 2018 से कंपेयर करते हुए, तो जो रिवेन्यू लगातार गिरा था वो फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। 2018 में इनको 28,940 करोड़ रुपये का रिवेन्यू मिला था, 2019 में बढ़कर 30,441 करोड़ रुपये तक पहुंचा, लेकिन 2020 में कम होकर 21,463 करोड़ रुपये तक आ गया, और 2021 आते थे इनका रिवेन्यू घटते हुए 17,398 करोड़ रुपये तक आ गया। लेकिन आप देखोगे कि मार्च 2022 में फिर से शानदार रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, यानी 21,211 करोड़ रुपये का रिवेन्यू कंपनी को मिला। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का रिवेन्यू फिर से बढ़ना शुरू हो गया, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। कंपनी के प्रॉफिट लॉस को देखें तो 2018 में कंपनी को 828 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था, जो 2019 में बढ़कर 1188 करोड़ रुपये तक पहुंचा। लेकिन 2020 में कंपनी को 1494 करोड़ रुपये का लॉस हुआ, और ये लॉस 2021 में बढ़कर 2743 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन 2022 में कंपनी फिर से आ गई है प्रॉफिट में, यानी 394 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस बढ़ने के पीछे वजह थी कि इसको बहुत सारा लॉस था, लेकिन 2022 में कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। तो आने वाले समय में स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, और जैसे ही बाजार पॉजिटिव होगा ये स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। यहाँ पे अगर हम इनके प्रॉफिट को देखें मात्र एक साल के हिसाब से, तो मार्च 2021 में इनको 1035 करोड़ रुपये का बड़ा लॉस हुआ था, जून में लॉस घटकर 447 करोड़ रुपये तक आ गया, और यहाँ पे सितंबर आते इनका लॉस घटकर 45.98 करोड़ रुपये तक रह गया, और दिसंबर 2021 में इनका प्रॉफिट हुआ 27.02 करोड़ रुपये का, जो मार्च 2022 में बढ़कर 912 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप ये ग्राफ देख सकते हो, जो भयंकर लॉस था वो लगातार हर क्वार्टर में घटा, और अंत में कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट में आ गई, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और आने वाले समय में यह स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यानी गवर्नमेंट की होल्डिंग 63.17% की, जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। तो लगभग बहुत ज़्यादा शेयर तो सरकार के पास ही है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। अब बात अगर एफआई की करें तो 4.31% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में उन्होंने घटा के 3.86 किया, लेकिन मार्च में एफआई ने फिर से इसमें होल्डिंग बढ़ा दी, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। एक तरफ आप देख रहे हो कि बाजार से एफआई की होल्डिंग हट रही है, कम कर रही है, ट्रिम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर होल्डिंग बढ़ी है तो वो समझ लो कि उनको भरोसा है स्टॉक के ऊपर। बात अगर हम डीआई की करें तो 13.74% की होल्डिंग सितंबर में थी, 13.80 दिसंबर, फिलहाल 12.67% की होल्डिंग है, तो थोड़ी सी होल्डिंग डीआई की घटी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.73% की होल्डिंग सितंबर में थी, 1.89 हुई दिसंबर, फिलहाल 1.57% की होल्डिंग है, तो थोड़ी सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड की भी घटी है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी होल्डिंग रखी हुई है म्यूचुअल फंड और डीआई ने, और एफआई तो लगातार होल्डिंग बढ़ाई रहे। अदर्स की बात करें तो 18.78% की होल्डिंग सितंबर में थी, 19.17 हुई दिसंबर, फिलहाल 20.16% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हो, जैसे कि आप देखोगे निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज ने यहाँ पे 46.02 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.42% की होल्डिंग ली है। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज ने 41.29 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.16% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी आर्बिट्रेज ने 37.95 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.26% की होल्डिंग ली है। एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ ने 30.05 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.37% की होल्डिंग ली है। डीएसपी डायनामिक एसेट ने 4.14 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.09% की होल्डिंग ली है। टाटा ऑर्बिटेज फंड ने 27.96 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.28% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला एसएल एडवर्टाइज ने 22.10 करोड़ रुपये का निवेश करके 0.27% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी लार्ज कैप एंड मिड कैप ने 15.73 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.27% की होल्डिंग ली है। फिर यूटीआई ऑर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 11.18 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.20% की होल्डिंग ली है। आईडीएफसी आर्बिट्रेज ने 11.13 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.25% की होल्डिंग ली है। तो आप देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें आपको एचडीएफसी बैंक, साथ में आपको टाटा और यहाँ पे आपको एसबीआई, ये सारे के सारे बड़े म्यूचुअल फंड आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सुरक्षित रहेगा यहाँ पे, और आने वाले समय में आपको रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है, यानी 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है, लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बिल्कुल बना हुआ है, और इसीलिए आज गिरते बाजार में ये स्टॉक बढ़ रहा है।
यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो 45.68 का पहला सपोर्ट है, और गिरावट होती है तो फिर 45.42 तक स्टॉक जा सकता है। जो तीसरा सपोर्ट है वो 44.93 का निकल के आ रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 46.43 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 46.92 का स्तर देखने को मिलेगा, और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया फिर 47.18 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक जाने को ऊपर तैयार हो चुका है, और यही मौका जब खरीदारी करें। जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक बड़ा निर्णय लिया कि सारे के सारे वेपन इंडिया में बनाए जाएंगे, तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है भेल को। और दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सरकार आगे बढ़ रही है, और इसका फायदा भी भेल को मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी उस सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। सिर्फ 5 साल के लिए स्टॉक को होल्ड कर लीजिए, ये डेफिनेटली 500 को टच करने की संभावना रखता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ये 400 तक जाके आ चुका है 2007 में। उस समय आप देख सकते हो कि सेंसेक्स कहाँ पे था और अब सेंसेक्स कहाँ पे है। तो उस हिसाब से 500 आना कोई बड़ी बात नहीं है, और नजरिया अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल आप मालामाल हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।